तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खाधी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। नोटबंदी के ऊपर बहस हो रहा था, सुनवाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में। 5 जजेज बेंच फैसला देने वाले हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान वह तमाम बातें निकल कर आई जो बरसों पहले लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। हंसी आ रही थी जब लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना था तो उन्होंने अपने विधायकों को 2 हॉल में बांट दिया, अलग अलग बिठा दिया और एक हॉल में जाके कह दिया कि दूसरे वाले हॉल में जो विधायक बैठे हुए हैं उनकी इच्छा है कि राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए और कहते हैं कि ठीक है, जब उनकी इच्छा है तो हमारी भी इच्छा है। और फिर यही इच्छा दूसरे हॉल में जाके बता दिए तो सर्वसम्मति से इच्छा हो गई। ठीक उसी तरह 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी किया गया था तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही आरबीआई को सूचित कर दिए थे कि हमारी चिंता है कि टेरर फंडिंग के ऊपर रोक लगाया जाए। तो क्यों नहीं 500 और 1000 के नोट बंद किया जाए? आप क्या कहते हैं, क्या कोई प्रस्ताव भेजेंगे? और आरबीआई ने मीटिंग करके एक प्रस्ताव भेजा कैबिनेट को, और कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे थे कि आकर वो कुछ फैसला लेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे 8 नवंबर को आकर ऐलान कर दिया कि 500 और 1000 के जो नोट हैं आज से लीगल टेंडर नहीं होंगे। और ऐलान करने के बाद आकर कैबिनेट को बता दिया कि ऐलान तो हो गई है। यही चीजें सर्वोच्च न्यायालय में आ रही है। जो पी चिदम्बरम जी, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं कांग्रेस के सरकार में, वो सारा चीज डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि ये सारी चीजें हुई थी उस वक्त। प्रश्न यह उठता है कि ये तो धक्काशाही हुआ, मनमानी हुआ केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कैबिनेट को जबरदस्ती मनवाना, अपनी बातों को, आरबीआई को फोर्स करना, सबको दबाव में लेकर यह किया गया था। तो उसका क्या कारण था? नोटबंदी से भाजपा को क्या फायदा मिलता अथवा केंद्र सरकार को क्या फायदा मिलता? टेरर फंडिंग पर रोक लगे, यहां तक तो अच्छी बात है, समझ में आती है। बाकी क्या फायदा था? आगे हम आपको न्यूज के कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि हिजाब का हिसाब, यानी हिजाब के ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी, 2 जज साहब बैठे हुए थे और दोनों का मत अलग अलग। एक जज साहब ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और दूसरे जज साहब समर्थन में आ गए। तो जाहिर सी बात है, जब 2 ही जज साहब थे और अलग अलग मत आ गया तो इस याचिका को इससे बड़ी बेंच में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजी जाएगी, जहां पे 3 जज साहब होंगे और 2 जज साहब का जो मत होगा वह 1 जज साहब के ऊपर हावी रहेगा, तब जाके यह फैसला हो पाएगा। उधर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा दिया कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। और गोपाल इटालिया जो गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अथवा भाजपा नेता को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए अपशब्द बोला और इसके ऊपर गिरफ्तार कर लिए गए। फिलहाल वो कस्टडी में है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोप लगाया है कि हमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से खतरा है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएगी, गुजरात में टेम्परेचर हाई होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता को देखकर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको अपना चश्मा का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भगवा और पीला गमछा तो दोनों तरफ है। फर्क इतना है कि एक गमछा पर झाड़ू निशान है और दूसरे गमछा पर कमल निशान है। झाड़ू का निशान लगाकर चलते हैं, पाटीदार समुदाय, अन्य समुदाय, सबको वो लेके चल रहे हैं और तैयारी में है
कि गुजरात में हम सरकार बनाएंगे, फैसला जो भी हो वो तो आम जनता गुजरात की करेगी, लेकिन माहौल गर्म हो चुका है दिल्ली में। पिछले 5-7 दिनों से बहुजन समाज के बहुत सारे लोग, चिंतक, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, वो धार्मिक मसले में उलझ गए और कोई बौद्ध को सपोर्ट कर रहा है, कोई सनातन को सपोर्ट कर रहा है। जो भाजपा के समर्थक होंगे वो सनातन को सपोर्ट करते होंगे और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बौद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि धर्म के अलावा तो कोई समस्या ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गुंडे लोग जो हैं, जो हमला करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, सब के सब अब स्ट्राइक पर चले गए। आप सोशल मीडिया पर नजर मारेंगे, आपको कोई और खबर नहीं आएगी, केवल धार्मिक खबरें, केवल धर्म के ऊपर हमले। क्या बहुजन समाज को इन धार्मिक मसलों में उलझाकर भला हो सकता है? हमें अपने दर्शकों से जो है यह बहुत बड़ा सवाल है। जहां स्वास्थ्य की और शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, हर रोज एक नए विकल्प की तलाश, हर रोज एक नए नेता की तलाश, और किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर कोई भी नेता बहुजन समाज में आके स्थापित हो सकता है और जो बहुजन समाज का वोट बैंक है उसको अपने पाले में डाल सकता है कि हम आपके सच्चे समर्थक हैं। भले ही स्वास्थ्य पे बात ना हो, शिक्षा पे बात ना हो, रोजगार पे बात ना हो, लेकिन धार्मिक मुद्दे पर वो एक होने की कोशिश करेंगे। क्या जाति और धर्म बताकर समाज का बंटवारा नहीं हो रहा है? इसके ऊपर हमें सोचना ज्यादा जरूरी है। हमारा देश कर्ज के तले दब रहा है। आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, 69% का फासला आ गया जीडीपी में और कर्ज में, और ये दिसंबर तक 84% का हो जाएगा। और जब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है कि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, आम जनता के सिर पर यह कर्ज लद रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, कब उभरेंगे? तो उनका कहना यह है कि आप 84% की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी 80% है, अमेरिका 107% है, बाकी तमाम देशों का वो गिनती करा देते हैं। कहने का मतलब यह, अगर आप अपने बेटे से पूछिए पास किया या नहीं अपने क्लास में, तो कह देगा प्रधान का छोरा भी फेल हो गया, सरपंच का छोरा भी फेल हो गया, हम किस खेत की मूली है। ये जवाब है सरकार के नुमाइंदे का। कहने का तात्पर्य वो ग्लोबल क्राइसिस दिखाने शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम इस समस्या से निपटने में तैयारी कर रहे हैं। कभी कोई आंदोलन किसानों के लिए, खाद के लिए हुआ है ताकि उपज बढ़े और जीडीपी बढ़े? पशुपालन में कितना फायदा हो, रोजगार कितना है, जो किसान है गांव के वो कितनी सब्जियां उगाएंगे, कितना अनाज उगाएंगे, क्या इसके ऊपर हमारे देश में डिबेट होता है? जो जीडीपी बढ़ेगा, और देश में डिबेट जो हो रहा है वह तो धार्मिक मुद्दे पे हो रहा है। कौन कहां धर्म परिवर्तन कर रहा है और किसने क्या कहा, किसके साथ क्या सलूक किया जाए, किसने किसको गाली दी और किसको गिरफ्तारी होगी। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपशब्द बोला और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आम आदमी पार्टी के सामने मुख्य मुद्दा यही बना हुआ क्योंकि सामने चुनाव है और भाजपा भी यही देखती रहती है किसने किसने धार्मिक मुद्दे पे क्या क्या जहर उगला है, क्या बोला है और किसको किसको गिरफ्तार करना है। किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं, छात्रों से उनको कोई लेना देना नहीं। क्या आपको अभी तक कोई खबर यह नजर आ रही है कि हमारे देश में माइनिंग कितना हो रहा है, माइन से कितना निकल रहा है, खेती बाड़ी से कितना निकल रहा है, आम लोगों से कितना निकल रहा है, फैक्ट्रियां कितना उत्पादन कर रही है? वो फैक्ट्री है किसकी? देश में दो ताकत, अडानी और अंबानी, और उसके सेंसेक्स इंडेक्स शेयर बाजार की सारी खबरें दे दी जाती है। अब शेयर बाजार के जो रेट बढ़ रहे हैं, क्या प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है या बैंकों से पैसा उठा के अपना खजाना भर लेते हैं और शेयर का रेट उठा देते हैं? मामला क्या है? मेन समस्या ये है, देश की जनता जो है वह अंधेरे में रखी जाती है। कई वर्षों के बाद वह खुलकर निकल कर आता है। जैसे नोटबंदी हुई 2016 में,
अब उसकी सुनवाई अब हो रही है 2022 में, और पता यह लग रहा है 6 साल के बाद कि ऐसे ऐसे घपले हुए थे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।